एपिसोड नंबर 55 की स्टार्टिंग होती है और क्योमन में कह रही होती है, यानशन तुमने मुझसे कितनी बार झूठ बोला और मैं कितनी ज्यादा भोली थी जो मैंने उन सभी बातों पर भरोसा किया। और आगे कहती है, सर मुझे किसी कैसे स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसके साथ हमारे स्कूल के साथ सहयोग हो। मैं यहाँ से खुद निकल सकती हूँ और मेरे पास रहने की भी जगह है, बस मुझे किसी कैसे देश में जाना है जहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। कियाओ की ये बातें सुन वो कहते हैं, रुको तो फिर मैं देखता हूँ। तभी उसकी वाइफ उससे कहती है, तुम्हारा एक दोस्त है ना जो कि कंट्री आर में काम करता है। वो कहते, अरे हाँ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, प्रोफेसर सुन जो कि वहाँ कंट्री आर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। कियाओ तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। फिर प्रोफेसर की वाइफ कियाओ से कहती है, वो और प्रोफेसर सुन पुराने दोस्त थे और जब तुम वहाँ पर पहुँचोगी तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और कियाओ तुम्हें खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंट्री आर में बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है, लेकिन अगर तब भी तुम्हें कोई दिक्कत आए तो तुम हमसे कांटेक्ट कर सकती हो। तब कियाओ उनसे कहती है, मैं आप दोनों की कर्जदार हूँ और मैं ये कर्ज बहुत ही जल्द चुका दूंगी। फिर प्रोफेसर की वाइफ कियाओ के सर पर हाथ घुमाती हुई कहती है, बेवकूफ लड़की, तुम अभी जिस समय से गुजर रही हो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये समय भी गुजर जाएगा। तब वो कहती है, हाँ। और फिर प्रेजेंट में वो मन में कहती है, वैसे कंट्री यार कैसी कंट्री होंगी। और फिर सिंसिफ्ट उत्तर में 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर आर कंट्री में कियाओ आती हुई कहती है, जेरी जेंसन रियल एस्टेट के डिजाइन शॉर्ट आउट कर जल्दी से मुझे सेंड करो। तो वो व्यक्ति कहता है, यस मिसेस कियाओ। आगे कहती है, टेलर लेडो ग्रुप का बकाया हुआ पेमेंट लेना याद रखना तुम। वो कहता है, यस मैम। और फिर तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की भागती आती हुई कहती है, मिसेस कियाओ फिर से मिस्टर पाई यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनते ही वो परेशान होती हुई कहती है, इस वक्त वो यहाँ पर क्यों है। वो लड़की आगे कहती है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाई फैमिली रियल एस्टेट की सारी डिजाइन हमारे द्वारा डिजाइन की जाएंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको उनके साथ कंट्री जेड जाना होगा। ये सुनते ही कियाओ चौंक जाती है और फिर टेलर आगे कहता है, हालांकि मिस कियाओ कंट्री जेड से है लेकिन वो वहाँ के काम नहीं लेती, क्या ये वो बात नहीं जानता। वो लड़की घबराती हुई कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और आगे कियाओ कहती है, और जैक के बारे में क्या क्या वो इससे सहमत है। इस पर वो लड़की उसे कुछ नहीं कह पाती। और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद कियाओ एक रूम के अंदर पहुंचती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। और वो व्यक्ति बाहर निकलते हुए कहता है, मिसेस कियाओ आप यहाँ पर। और वो उससे कहती है, तुम मुझे टालने की कोशिश मत करो, तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है। तब वो हिचकिचाती हुई कहता है, वो इसमें मिसेस कियाओ मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसने कुछ ज्यादा ही ऑफर कर दिया। और क्या पैसों के खातिर प्लीज आप एक बार देश छोड़कर नहीं जा सकती प्लीज। वो उसी कहती, अगर आप इसी तरह मुझ पर दबाव डालते रहेंगे तो मैं ये नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी और मैं कंट्री जेड नहीं जाने वाली, मैं अभी उसे कॉल करके बता देती हूँ। तभी वहाँ पर वो व्यक्ति आती हुई कहता है, तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ कंट्री जेड नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, इसके अलावा तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती। तब क्या वो कहती है, पाई शाउटिंग, मैंने तुमसे ये कई बार कहा है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब वो कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि फ्यूचर में भी तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मिस कियाओ, मैं उस दिन तक का इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक आप मुझे पसंद और एक्सेप्ट नहीं कर लेती। ये सुन वो हल्का सा ब्लश करती हुई कहती है, तुम हमेशा मुझे इस तरह परेशान क्यों करते हो, और वैसे भी मैं कंट्री जेड वापस नहीं जाने वाली। जैक मैं गलत नहीं हूँ तो प्लाजा प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलेंगी, क्यों, है ना। तब वो थोड़ा घबराती हुई कहता है, हाँ लेकिन क्या तुम छुट्टी लेने से पहले पाई फैमिली का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकती हो। अब वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और आज से ही मैं अपनी छुट्टी शुरू कर रही हूँ और मैं अपनी छुट्टियों को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मुझे परेशान करने के लिए मत आना। और ये कहकर कियाओ वहाँ से निकल जाती है और जैक पीछा करती हुई कहता है, नहीं कियाओ प्लीज तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और वहीं जैक को भागता देख एक एम्प्लॉय कहती है, बॉस इस तरह भाग रहे
रहे हैं मिसेस क्यों थोड़ी एरोगेंट है। दूसरा व्यक्ति कहता है तुम जरूर इंटर्न होंगी क्यों है ना, और क्या तुम एस्ट्रेलियन सेंटर को जानती हो। तो वो कहती है क्या वो जगह जो कि डिजाइन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है वो। तो वो व्यक्ति कहता है हाँ उस डिजाइन को मिसेस क्यों ने बनाया है। ये सुनते ही वो चौंकती हुई कहती है क्या। वो आगे व्यक्ति कहता है हाँ पूरी कंपनी के आधे से भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिसेस क्यों संभालती है, और अगर वो इस कंपनी में नहीं होंगी तो हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएंगी। कि ये सब बातें सुन वो लड़की कहती है वाओ। आगे वो व्यक्ति कहता है और मिस्टर जैक ने उस समय मिस क्याओ पर दया नहीं दिखाई होती तो इस वक्त मिस क्याओ की अपनी खुद की एक कंपनी होती और अपना बिजनेस चला रही होती। और वहीं पे ही शाउटिंग जैक के पास आती हुई कहता है कमान जैक आओ चलो मेरे साथ चलो, जो मुझे इस सब से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात करें। और जैक रोती हुई कहता है प्लीज गॉड मेरी मदद करिए। और वहीं वो लड़की ये सब देख रानी से उस व्यक्ति से कहती है वो व्यक्ति कौन है जो कि हमारे बॉस को घसीट कर ले जा रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है वो पाई ग्रुप के यंग मास्टर पाई शाउटिंग है। ये सुनते ही वो लड़की चौंकती हुई कहती है क्या पाई ग्रुप के यंग मास्टर। पाई ग्रुप जो कि पूरी दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से एक है। तो वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, और मुझे ये तो नहीं पता कि पाई शाउटिंग को मिसेस क्याओ के बारे में कब पता चला, लेकिन वो मिस क्याओ से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है और इसके चलते उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। और मिस क्याओ का दिल जीतने के लिए उन्होंने हमारी कंपनी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ला कर दिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनलकी रहे और मिस क्याओ को छूना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मिस क्याओ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और उस व्यक्ति की ये सब बातें सुन वो लड़की कहती है काश कोई व्यक्ति ये सब मेरे लिए करता। वो व्यक्ति उससे कहता है चलो अब सपना देखना बंद करो, और उसकी ये बात सुन वो रोने लगती है। और फिर शिफ्ट उतर वहीं दूसरी तरफ की फोन देखते हुए मन में कह रही होती है इनका स्कूल छूटने में अभी भी थोड़ा समय बाकी है तो मैं सुपरमार्केट जाकर थोड़ी खरीदारी कर सकती हूँ। अच्छा तो कियाओ को एक लड़की हुई है और ये दिखने में कितनी ज्यादा क्यूट है ना गाइस, तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी उसके फोन पर किंडरगार्टन की स्कूल की टीचर का कॉल आने लगता है। फिर वो कॉल उठाती हुई कहती है हेलो, और टीचर कहती है आप मिसेस क्याओ कह रही है ना, एन की मॉम प्लीज जल्दी करिए और आप किंडरगार्टन आ जाइए, एन का एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ है। वो कहती है क्या, और फिर शिफ्ट उत्तर कुछ समय बाद कियाओ वहाँ पर पहुँच जाती है और एंटर होती हुई कहती है एन। वो कहती है हाय मॉम। क्याओ कहती है ओह गॉड तुम्हें ये चोट कैसे लगी। टीचर आप बताइए कि मेरी बेटी को इतनी चोट कैसे लगी। तब वो टीचर कहती है दरअसल ये कोई असली लड़ाई नहीं थी, उस लड़के ने एन को पीछे से धक्का दिया था लेकिन एन ने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी। उस बच्चे की हालत देख कियाओ भी एकदम दंग रह जाती है और उससे कहती है एन आखिरकार हुआ क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया। एन कहती है कुछ नहीं हुआ मॉम, वो बहुत ही ज्यादा रूड बच्चा है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुन के वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आगे कहती है उसने मुझसे कहा कि मेरे डैड नहीं हैं और इस बात पर उसने मुझे खूब चिढ़ाया। और इनकी ये बातें सुन वो बच्चे की मॉम चौंकती हुई कहती है क्लेयर तुमने क्या कहा। तब वो कहता है नहीं मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और आगे इन कहती है ना केवल तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो बल्कि तुम ईमानदार भी नहीं हो, और ये बात सच है कि सारे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं। ये सुनते ही क्लर चिल्लाती हुई कहता है तुम। और फिर आगे की टीचर सी कहती है क्योंकि इस सब में इनकी गलती नहीं है तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं। अब टीचर कहती है वो, और क्लर की मॉम कहती है क्लर जल्दी करो और उससे माफी मांगो। वो कहता है क्या मैं, ठीक है माफ कर दो मुझे। फिर टीचर कहती है ठीक है बच्चों अब तुम दोनों हाथ मिलाकर सुलह कर लो। फिर क्लर हाथ आगे बढ़ाता है और वहीं एन खड़ी होती है। फिर और क्या कहती है एन हाथ मिलाओ, और फिर वो हाथ मिलाती है। और ये देख टीचर कहती है तुम दोनों कितने प्यारे बच्चे हो। क्लर की मॉम कहती है मुझे माफ करिएगा मिसेस कियाओ। वो कहती है अरे कोई बात नहीं। वहीं एन क्लर से कहने लगती है तुम मुझे पंच इसलिए मार पाए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा लापरवाह थी, लेकिन अगली बार जब भी तुम्हारा मेरे साथ सामना होगा मैं तुम्हें तब तक पीटूंगी जब तक तुम उल्टी नहीं कर देते। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। और मॉम कहती है क्लर क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो।
और फिर सिंसिफ्ट तर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और कियाओ सामान निकलती हुई कहती है, आज रात को तुम क्या खाना चाहोगी एन? और अब तो मेरी छुट्टियां भी शुरू हो चुकी है तो मैं अपना पूरा समय तुम्हें दे सकती हूँ। तब एन कहती है, आप जो कुछ भी बनाती है वो सब मुझे पसंद है और इसके अलावा आपको अपनी छुट्टी में आपको जो करना है वो करना चाहिए, नहीं तो ये छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। इसकी ये बात सुन कियाओ कहती है, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। और एन अंदर जाती हुई कहती है, मिसेस बाइरेन। और हमें बताया जाता है बाइरेन जो कि कियाओ की एक रूममेट है और वो एन से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे रेन कहो। तब एन कहती है, नहीं मेरे भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स है। रेन कहती है, मैंने सुना एन कि तुम्हें एक छोटे से घटिया लड़के ने पीटा। तब एन कहती है, नहीं उसका वो पंच सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। तब रेन कहती है, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं जानती हूँ और मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए 1 घंटा ज्यादा देने का आज फैसला किया है। फिर एन उदास हो जाती है और क्या आती हुई कहती है, आज रात को हम ब्रेजेड पोक बनाएंगे। इसकी बात सुनते ही रेन ला टपकाती हुई कहती है, क्यों ना इस प्रैक्टिस को हम कल करें। तब रेन कहती है, आप सच में बहुत ही बड़ी पेटू हो। और फिर तभी रेन उसके सर पर मारती हुई कहती है, एन क्या तुम कोड़े खाना चाहती हो? और फिर वो एन के पास की थैली ले जाती हुई कहती है, आओ आकर मुझे पकड़ो। और एन पीछे करती हुई कहती है, तुम? और वहीं क्याओ उन दोनों को इस तरह देख कहती है, तुम दोनों ही बच्चे हो। और फिर वो एन की बातें याद करने लगती है जहाँ पर उसने कहा था, उस बच्चे ने मुझसे कहा कि मेरे डैड नहीं हैं। और ये बात याद कर मन में कहती है, क्या मुझे एन को उसके डैड के बारे में बताना चाहिए? और फिर सिंसिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ एन के घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है और मन में कहती है, मैं एन को इस बारे में कैसे बताऊँ? और एन क्याओ को इस तरह देख कहती है, क्या हुआ मॉम, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? तब वो कहती है, एन क्या तुम अपनी डैड के बारे में जानना चाहती हो? तब वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनहरानी सी कहती है, पर क्यों? तब वो कहती है, भले ही मेरा और उनका खून एक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे डैड है और वो बचपन से ही मेरे पास नहीं थे तो इसीलिए उन्होंने मेरे डैड होने का अधिकार खो दिया है। और मॉम, एक हंसी खुशी बच्चे के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसका डैड हो। मेरे पास आप है मॉम, इतना ही मेरे लिए काफी है। और उसकी ये बातें सुन के गले लगाती हुई कहती है, ओ तुम्हारा शुक्रिया। अगेन कहती है, मॉम इतनी मेहनत के बाद आप काफी ज्यादा थक गई होंगी। और फिर उस रूम में रेन आती हुई कहती, अगर तुम दोनों ने थोड़ा और वक्त लगाया तो मैं सारा चिकन खा जाऊंगी। फिर क्या वो कहती है, एन चलो खाना खाते हैं। और वो कहती है, हाँ ठीक है। और फिर सिंसिफ्ट तर वहीं दूसरी तरफ हम येंशन और हानिया को डिनर टेबल पर देखते हैं और येंशन कहता है, मेरा पेट भर गया। तब वो हैरानी सी कहती है, क्या तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? तब वो कहते हैं, नहीं ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, वो तो इसीलिए मैं आज बहुत ही ज्यादा बिजी था इसलिए मुझे अब भूख नहीं है। और आनिया तुम अपना मील एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। और फिर येंशन वहाँ से बाहर निकलता है और अपनी सिगरेट जलाता है और उससे कहता है, जनरल तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। और जब से वो गई है तो ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक सा गया है और साथ ही में ऐसा भी लगता है कि जैसे कि समय बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है और ऐसा लगता है कि जब तक मेरा अंत नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और फिर रानिया आती हुई कहती है, येंशन। और फिर येंशन फोन देखती हुई कहता है, बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मैं वो बाई से कहकर तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ। तब वो उसे गले लगाती हुई कहती है, नहीं येंशन, मैं घर नहीं जाना चाहती। और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हम दोनों की सगाई हुए कई साल हो चुके हैं और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी भी क्या उसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, वो मर चुकी है और तुम उदास नहीं रह सकते इस तरह। इसकी बात सुनते ही येंशन चिल्लाती हुई कहता है, बस बहुत हो गया। आनिया, मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी और आनिया तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इससे आगे ना बढ़ो और अब तुम घर वापस चली जाओ और फिर कभी भी इस बारे में बात मत करना मुझसे। और आनिया उदास होकर वहाँ से जाती हुई मन में कहती है, क्यों आखिरकार क्यों इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं उसकी नजर में अच्छी क्यों नहीं बन पा रही हूँ? वो क्या? और फिर सिंसिफ्ट तर वो तीनों हमें बीच पर दिखाए जाते हैं और क्या कहती है, चलो मजे करे। फिर एन पानी में उतरती हुई कहती है, हुर्रे। और उसे ऐसे जाता देख क्या कहती है, धीरे एन, इस तरह नहीं तो तुम पानी में गिर जाओगी। तो वो कहती है, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। और फिर एन कहती है, क्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एन को तब से सिखा रही हूँ जब से वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वो पानी में बिल्कुल एक मछली की तरह है और तुम उसकी चिंता करना बंद करो और तुम अपनी छुट्टी एंजॉय करो। फिर
वो सी कहती है हाँ ठीक है और तुम उस पर नजर रखना, मैं वहाँ पर जाकर तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। तब रेन कहती है हाँ ठीक है और फिर कियाओ आइसक्रीम के स्टॉल पर पहुंचती है और उसके बॉस के वो मैसेज देखती है और वो देख मन में कहती है उन्होंने अपना मन बना लिया है लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई भी नहीं जानता कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। रागी कहती है हेलो और वहाँ पर पाई शाउटिंग होता है और कहता है हेलो मिस कियाओ, बताइए आपको किस फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। और कियाओ उसे वहाँ पर देख पलट कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कॉल पर कहती है जैक पाई शाउटिंग को ये बात कैसे पता चली कि मैं यहाँ पर हूँ। तब जैक रोती हुई कहते क्यों आखिरकार तुमने मुझ पर मेहरबानी करके कॉल किया, प्लीज तुम पाई फैमिली का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती हो तो ना केवल मेरी कंपनी दिवालिया हो जाएंगी बल्कि कर्ज में भी डूब जाएंगी। फिर कहती तुम मेरी बात को बीच में मत काटो, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर शाउटिंग उसे आइसक्रीम देती हुई कहते क्या तुम उसे मजबूर मत करो, उसके लिए उसकी कंपनी उसकी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से उसने मुझे सब कुछ बता दिया। और फिर क्या थोड़ी गुस्से में कहती है पाई शाउटिंग मैं तुमको ये पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और न ही मैं कंट्री जेड जाऊंगी तुम्हारे साथ, और इस दुनिया में कई सारे ऐसे डिजाइनर्स है जो मेरे से भी अच्छी डिजाइन करते हैं, तो तुम मुझे इस सब के लिए इतना परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो कहते है वो मैं, और तभी रेन चिल्लाती हुई कहने लगती है एन एन तुम कहाँ हो। और ये बात सुनती क्या घबरा जाती है क्या, और फिर वो भी पानी में जाकर चिल्लाती हुई कहती है एन एन तुम कहाँ हो। और शाउटिंग आती हुई कहते है क्या तुम चिंता मत करो, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और फिर वो पानी में डुबकी मारता है और एन की तलाश करने लगता है। और फिर तभी एन पानी से बाहर निकलती हुई कहती है देखो मॉम मुझे क्या मिला। और फिर रेन उसके सर पर मारती हुई कहती है एन तुमने पानी में जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं, और क्या तुम्हें पता है कि हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। तब एन कहती है इसमें क्या गलत है। तब रेन कहती है तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा डर गई थी और तुम्हें ढूंढने के लिए वो पानी में उतर आई और उन्हीं के साथ साथ एक व्यक्ति भी आया, और वैसे वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ है। तब क्या घबराती हुई कहती है अरे नहीं वो तो पानी में उसे ढूंढने के लिए गया है। और फिर कुछ समय बाद वो लोग उसे पानी से बाहर निकालते हैं। और क्या रेन सी कहती है रेन मैं यहाँ बैठकर उसका ख्याल रखती हूँ, तुम एन को होटल में वापस ले जाओ। तब वो कहती है हाँ ठीक है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना। तब वो कहती है हाँ जरूर। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और क्या शाओतिंग को तौलिया देती हुई कहती है जब तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम पानी में क्यों गए थे, क्या तुम सुसाइड करना चाहते हो। वो कहता है मैं एन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था और इसी बीच में मैं भूल गया कि मुझे तैरना आता ही नहीं है। और क्यों मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ये सुन वो सी कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वो कहते है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, और तुम जानती हो कि वो सब मेरे साथ किसने किया था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है पर ऐसा कैसे हुआ। तब वो कहता है कुछ भी हो सकता है, हालांकि मैं पाई फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ लेकिन मैं नाजायज हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। कंट्री जेड में मेरे डैड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका अभी फाइनल टेस्ट हो रहा है, और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो मुझ पे से नाजायज का दाग हट जाएगा, लेकिन अगर ये सफल नहीं होता तो मैं सब कुछ खो दूंगा। और उसकी ये सब बातें सुन क्या उसी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ कंट्री जेड आऊंगी लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। तब वो कहता है ठीक है तो कहो कि तुम्हें मुझसे क्या वादा चाहिए। तब क्या कहती है मैं पूरे प्रोजेक्ट की सिर्फ डिजाइन एरिया ही संभालूंगी, बाकी की चीजें जैसे कि बोली लगाना जहाँ पर मुझे अवेलेबल रहना होगा मैं ऐसी कोई भी चीज में शामिल नहीं होंगी, और इसके अलावा तुम किसी को भी मेरा नाम नहीं बता सकते चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तब पाई शाउटिंग कहता है अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऐसा क्यों तो क्या तुम मुझे जवाब दोगी। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है। तब शाउटिंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, और अब मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा और अब मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्या। तब वो कहती है हाँ मैं भी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर क्या सो रही होती है और नींद में कहती है नहीं नहीं तुम मुझे जाने दो। और गेंशन कहता है क्या तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच सकती हो, मैं हमेशा ही तुम्हारे दिमाग में रहूंगा। उसे चिल्लाता देख रेन उसके पास आती हुई कहती है क्या जाग जाओ, और क्या तुमने फिर से वो डरावना सपना देखा।
तब वो कहती है हाँ मैंने उसके बारे में फिर से सपना देखा। फिर रेन कहती है क्या इतने साल हो गए हैं और तुम अभी भी इसी बारे में क्यों सोच रही हो। तब वो कहती है रेन तुम्हारी इस चिंता के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ और मैं वापस जेड कंट्री जाने से थोड़ी परेशान हूँ। अब रेन कहती है फैक्ट तो ये है कि तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिंता करने की। अभी तक तो उस व्यक्ति के सर पर गुम्मा और नीचे कोई घाव हो चुका होगा, हो सकता है कि वो अभी भी दवाइयों पर जिंदा हो और मैं तो चाहती हूँ कि उसे बवासीर हो जाए। और उसकी ये बातें सुन क्याओ हंसती हुई कहती है और रेन तुम हमेशा मुझे हंसाती हो। आगे रेन कहती है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम इस बारे में एक बार सोचो, तुम्हें जेड कंट्री से आए हुए कितने साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें याद है कि जब तुम यहाँ पर पहली बार आई थी तो जब तुम्हारा जीवन कैसा था? तब तुम प्रेग्नेंट थी और जीवन यापन करने के लिए तुम्हें एक रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोना पड़ता था और वो सर्दी का मौसम था और रेस्टोरेंट का मालिक इतना ज्यादा बेरहम था कि वो तुम्हें गर्म पानी भी नहीं देता था और इस दौरान तुम्हारी उंगलियां एकदम गाजर की तरह सड़ने लगी थी। फिर तुमने बाद में कुछ पैसे कमाए और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होने लगी। रेन की डिलीवरी करते वक्त तुम्हारी धड़कन बंद हो गई थी, लगभग तुम मर ही चुकी थी, लेकिन क्या इस सब के बावजूद भी तुम बच गई। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इस सबसे भी ज्यादा खौफनाक वो चीज क्या है जिससे तुम अभी भी डरती हो? तो फिर क्या वो कहती है मैं समझ गई। वहीं रूम के बाहर उन दोनों की बातें चोरी छुपे एन सुन रही होती है और आगे क्या वो कहती है और मैं जाने से पहले एन को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। तब रेन कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्या मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। और उनकी ये बातें सुन एन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और फिर शिफ्ट की तरफ वो लोग कंट्री जेड पहुंच जाते हैं और क्याओ की असिस्टेंट उससे कहती है मिस क्याओ मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरा सामान का ख्याल रख सकती है? तब क्या उसी कहती है मैंने तुमसे कहा था कि फुकट की प्लेन कितनी आइसक्रीम मत खाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो। तब वो वहाँ से भागकर जाती हुई कहती है लेकिन मैं क्या करती, वो दिखने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। और फिर क्या फोन ओपन करती हुई कहती है जब तक वो आ रही है जब तक मैं कुछ न्यूज ही देख लेती हूँ। ये क्या है? और न्यूज होती है कि सिटी के मेयर ली गुआंग चेन को अरेस्ट कर लिया गया है। जिन शुइमो कंट्री जेड वापस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जिन ग्रुप के चेयरमैन ने अनाउंस किया था उसी कंपनी को मिस्टर शुइमो संभालेंगे। जिन शुइमो वो बहुत ही बड़े एक्टर रह चुके हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले, लेकिन अब उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है और अब से वो अपने परिवार का बिजनेस संभालेंगे। वहीं एक रिपोर्टर भागती हुई कहती है जल्दी करो वो आ गए हैं। और क्या घूमती हुई मन में कहती है क्या कोई सेलिब्रिटी आ रहा है? और शुइमो को देख वो चौंक जाती है और वहीं शुइमो के पास रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं मिस्टर शुइमो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। और फिर शुइमो उन लोगों से कहते तुम लोगों को कैसे पता चला जो तुम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे थे? वहीं वो लड़कियां उन्हें देख कहती है वाह वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर दूसरी लड़की कहती है 5 साल की तुलना में वो पहले से भी कई ज्यादा बेहतर लग रहा है। तब वो उनसे कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से सवाल पूछो। एक रिपोर्टर कहती है ठीक है मिस्टर शुइमो बताइए आप कंट्री जेड में कितने समय के लिए रहने वाले हैं और अब क्या आप कंट्री जेड में ही रहकर बिजनेस करने वाले हैं? तब उनसे कहता है ये अभी तक तय नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन पर निर्भर करता है, जैसा भी रहेगा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सभी लोगों को बता दूंगा। फिर एक रिपोर्टर कहती है मिस्टर येंशन यानी कि आपके भाई अब जिन ग्रुप में नहीं है तो अब पूरी कंपनी का चार्ज आपके ही हाथों में है, तो आपके और आपके भाई के बीच के रिश्ते कैसे है? या ये रिश्ता उतना ही बुरा है जितना कि हमने अफवाहों में सुना है? अब वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे भाई के उसके करियर के लिए उसके खुद के कुछ प्लान हैं और इसीलिए उसने खुद की एक कंपनी शुरू की है। मेरी कंपनी बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है। वहीं कुछ लड़कियां खुश होती हुई कहती है दोनों भाई कितने ज्यादा हैंडसम हैं। फिर भीड़ में से एक और रिपोर्टर बाहर निकलती हुई कहता है अफवाह ये है कि देश में आप वापस इसलिए आए हैं क्योंकि आपने मेयर के बेटे को मार डाला था, क्या ये अफवाह सही है? दूसरी रिपोर्टर उससे कहती है तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो? फिर एक और रिपोर्टर कहती है क्या तुम्हारी कंपनी में इसी तरह के बेकार सवाल करने की कोई परंपरा है क्या? शुइमो कहता है कोई बात नहीं, हर किसी को अपना सवाल करने का अधिकार है। और मेरा जवाब है कि मैं इस अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और अगर मुझे कुछ कहना है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि बस
बस उसे अपने बुरे कर्मों की सजा मिली है। और वहीं दूर खड़ी कियाओ देख मन में कहने लगती है ऐसा लगता है कि वह पहले से भी ज्यादा मैच्योर हो चुका है। फिर वो वापस आती हुई कहती है मिस कियाओ मैं वापस आ गई। तब वो कहती है ठीक है तो चलो चलते हैं। और आगे बढ़ती हुई कहती है मैं देख के बताती हूँ कि पाई ग्रुप ने हमारे लिए कौन सी कार की व्यवस्था की है। और वहीं पीछे शुइमो से एक रिपोर्टर कहता है मिस्टर शुइमो क्या फिर से एक्टर बनना चाहेंगे। और वहीं शुइमो की नजर बाजू में पड़ती है और मन में कहता है 1 मिनट रुको, वो पीछे से तो बिल्कुल उसकी तरह लग रही है। और आगे बढ़ती हुई कहता है माफ करना अब ये इंटरव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। और भागते हुए मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है। और फिर वो जाकर से कहता है कियाओ, पर वो कोई और लड़की निकलती है और कहता है मुझे माफ करना मुझे लगा कि आप कोई और है। तब वो ब्लश करती हुई कहती है अरे कोई बात नहीं। और मन में कहती है वाओ वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर शुइमो उदास होती हुई मन में कहने लगता है कियाओ क्या ये सच है, क्या तुम सच में चली गई हो। एक लड़की पास आती हुई कहती है जब मैं आपसे दूर थी तो आपको उन रिपोर्टर्स का सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था। और हम हालांकि कंट्री जेड में डेवलपमेंट के लिए तैयार है लेकिन अभी भी कई सारी पब्लिक इसके लिए तैयार नहीं है। और कौन जानता है कि ये रिपोर्टर्स कब क्या छाप दे। और फिर शुइमो कहता है मैंने रिपोर्टर्स को कुछ भी गलत नहीं कहा और इसके अलावा जिन ग्रुप यहाँ पर अपना पेड़ जमाना चाहता है तो इसमें हमको रिपोर्टर्स की जरूरत पड़ेगी ही और पहले से ही उन पर एहसान करना अच्छा रहेगा। आगे कहती है लेकिन तब वो कहता है बस बहुत हो गया, तुम मेरी बात अच्छी तरह से सुनो गुफेंग, ग्रैंडफा ने तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद करने के लिए भेजा है और मेरी मॉम की तरह तुम मुझे परेशान मत करो और ना ही मुझे कुछ करने से रोको। गुफेंग कहती है ठीक है सर मैं समझ गई। और आगे बढ़ती हुई शुइमो कहता है अब हम कहाँ जा रहे हैं। तब वो कहती आज कुछ खास करने के लिए नहीं है, सारी इम्पोर्टेंट चीज कल के लिए शेड्यूल है तो बेहतर आज के लिए यही रहेगा कि आप चलकर अपने भाई से मिल लीजिए। और आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस बात की खबर मैं उन्हें पहले ही दे चुकी हूँ। वो कहता है हाँ जरूर। और भाई अब तो 5 साल बीत चुके हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम कैसे हो। और फिर सिंसिफ्ट उत्तर में यानशन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर यानशन का वो व्यक्ति उससे कह रहा होता है सिटी के नॉर्थ साइड के प्रोजेक्ट के लिए 5 कंपनी कंपटीशन कर रही है और उसमें सबसे बड़ी कंपनी है जो कि हमारे लिए खतरा बन सकती है वो पाई ग्रुप है। और मेरे सुनने में आया कि उन्होंने कंट्री आर से एक बहुत ही बड़ी डिजाइनर को बुलाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है अपने काम में और उनकी बोली जीतने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये सुन यानशन हैरानी सी कहता है क्या एक सीनियर डिजाइनर, वो कौन है। तब वो कहता है मैं उस डिजाइनर का नाम तो पता नहीं कर पाया। उसकी बातें सुन यानशन हैरानी सी कहता है आमतौर पर एक कंपनी अपनी ही फर्म से किसी डिजाइनर को हायर करती है लेकिन पाई ग्रुप ने एक डिजाइनर को बाहर से बुलाया और इसी के साथ साथ उसका नाम भी छुपा रही है। और फिर वो आगे व्यक्ति कहता है पाई ग्रुप में हमारा एक जासूस है और आप क्या चाहते हैं कि हम उस पर्सन की डिटेल निकलवाएं। तब वो कहता है हाँ निकलवाओ और ध्यान रखे कि पाई ग्रुप को बिल्कुल भी भनक ना लग पाए। तो वो कहता है हाँ ठीक है। आगे कहता है और हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या उन लोगों ने तय कर लिया है कि हमारा डिजाइनर कौन होने वाला है। अब वो व्यक्ति कहता है हाँ वो मिस आनिया होने वाली है और उसकी ये बातें सुन यानशन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। आगे वो व्यक्ति कहता है और मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आप ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि अपने ही लोगों को काम पर रखे लेकिन ये सबकी सहमति से हुआ है और मिस आनिया को सबसे अच्छे ग्रेड मिले थे और इसीलिए उन्हें ना चुनने का कोई कारण नहीं था। फिर यानशन आगे कहता है मुझे पता है और बस ये इतना है कि मैं जब भी आनिया को देखता हूँ तो मुझे हमेशा उसकी याद आती है और ना जाने मैंने उसे कैसे खो दिया। फिर एक एम्प्लॉय एंटर होती हुई कहती है मिस्टर यानशन आपके ब्रदर आए हैं। तब वो उससे कहता है उसे अंदर आने दो। वो व्यक्ति कहता है ठीक है मिस्टर यानशन अब मैं चलता हूँ। तब वो कहता है ठीक है। फिर वो मन में कहने लगता है मेयर की गिरफ्तारी से जरूर शुइमो का कुछ लेना देना होगा और इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने मेयर के साथ नेगोशिएट किया था उसके बारे में भी उसे कुछ पता चला होगा। और तभी वहाँ शुइमो एंटर होकर आती हुई कहता है ओ यानशन और आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है भाई तुम्हें पता है कि मुझे कितनी ज्यादा तुम्हारी याद आई। और उसे ऐसा करता देख यानशन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कूटता है। और फिर शुइमो सर पकड़ती हुई कहता है 5 साल बीत चुके हैं लेकिन भाई तुम्हारी अभी भी बाजुएं काफी ज्यादा मजबूत है। वो कहता है मैं पहले से ही तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा नरम रहा हूँ और ये लो और बताओ वैसे तुम्हारा वापस आना कैसे हुआ। अब शुइमो कहता है भाई क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी और इसके अलावा ये एक बहुत ही
बड़ी दुनिया है और जहाँ मेरा जन्म हुआ है तो मैं वहाँ पर वापस कैसे नहीं लौटता। और वो ले गुआंगचेंग खुद को बहुत ही ज्यादा लालची होने के लिए अब दोषी ठहरा रहा होगा और उसने कितना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है और इस एक तरह के व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए और उसका अंत होता देख लोगों के लिए ये देखना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्यों है ना। और इसी के साथ साथ मैंने उससे कुछ सुना है, उसने मुझसे कहा कि उसने मुआवजा लेकर मुझे जाने दिया था, लेकिन भाई तुमने ग्रैंडफा से कहा था कि उसकी एक शर्त है कि वो मुझे जाने तो देगा लेकिन वो चाहता है कि मैं कंट्री जेड छोड़ दूं। तो क्या मैं ये बात जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम कियाओ के करीब रहो। ये सुनते ही शुइमो चौकती कहता है क्या। वो कागे कहता है हाँ, क्योंकि उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर थी और इसी के साथ साथ वो जब भी तुम्हारे सामने होती थी तो वो काफी ज्यादा खुश रहती थी बजाय मेरे। और फिर जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे ऐसा लगा कि अब सब चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही है और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब तक तुम उसके साथ रहोगे एक दिन मैं कियाओ को खो दूंगा। और उसकी ये सब बातें सुन शुइमो गुस्से से कहता है क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है अगर मैं यहाँ पर होता तो उसके साथ शायद कुछ नहीं होता। और भाई अगर तुम इतने ज्यादा मतलबी नहीं होते और उसे जाने देते तो इस वक्त हमारे सामने खड़ी होती। फिर यंशन कहता है लेकिन अब वो मर चुकी है। तब शुइमो चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस जाने से पहले यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में तुमको एक स्लाइड करके एक ऑप्शन मिलेगा हाइप का, तो हाइप भी दे देना यार जिससे वीडियो की रीच बढ़ जाए। तो चलो मिलता आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।